आज का ये वीडियो सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है। हम लोग नए क्वेश्चंस जो मई 2021 से मई 2022 के बीच में जो कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था सीए एंड सीएमए इंस्टीट्यूट का, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से मर्जर तक का क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से आगे की जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसको करके और इस वाले सीरीज को ख़त्म करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन जो कि एमटीपी मई 2021 में डाला गया है, एमटीपी मई 2021 में। तो देखोगे तो क्वेश्चंस नया कुछ नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हमने जो पहले पढ़ा था ना उसमें से दो क्वेश्चन का ये मिक्सर होगा। आई थिंक एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये बनता है, और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का भी। इन दोनों का जो है ना वो मिक्सर है जो अभी हम कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या कहते हैं। ABC Limited wants to issue 9% bond redeemable in 5 years at its face value of 1000 each. Okay. The annual spot yield curve, याद रखिएगा ये चीज़ ध्यान से रखना है, ये आज का yield curve है। यानी कि आपको पता है पहले से भी हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में देखा था कि पीरियड बदलने से रेट बदल जाता है। तो अभी के केस में वही बोल रहे हैं कि 1 ईयर के पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट 12% है, 2 ईयर पीरियड के लिए आपका 11.62% है, 3 ईयर पीरियड के लिए इतना है। ये सारे स्पॉट से है, याद रखिएगा ये सारे कहाँ से है, स्पॉट से। आज से इतने दिन के पीरियड के लिए ये रेट चल रहा है। जैसे मान लीजिए इसको किसी को अगर इंटरप्रेट करना हो तो ये देखिएगा, ये कह रहे हैं कि ये आपका 11.30% है, तो यहाँ से यहाँ तक में अगर कोई करते हैं तो उसका 11.33% है, याद रखिएगा आप लोग। ये इस तरीके है क्योंकि स्पॉट का रेट है ये। ओके, ये ऐसे नहीं समझना है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ था हमारे पास जिसमें से फॉरवर्ड रेट दिया गया था, देखो उसमें बोला गया था कि प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट इज 12% फॉर 1 ईयर टेन्योर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि 1 ईयर टेन्योर के लिए 12% का रेट है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर टेन्योर इज गोइंग टू फॉल बाय 75 बेसिस पॉइंट। यानी कि अगले एक साल के लिए आपका 75 बेसिस पॉइंट से अगर आपका नीचे जा रहा है तो 11.25% बनता। लेकिन ये 11.25% जो है ना इस पीरियड का इंटरेस्ट रेट बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। और फिर कहते हैं एंड फर्दर बाय 50 बेसिस पॉइंट फर्दर एवरी नेक्स्ट ईयर इन द फ्यूचर। यानी कि उसके बाद हर साल आपको क्या कहते हैं 50 बेसिस पॉइंट से और डाउन जाता है। इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि उसके आगे जो रेट जाता है आपका, हम कह सकते हैं 10.75% और ऑनवर्ड, इस तरीके से आपका रेट जाता है। खास करके लिंक कराने का रीज़न ये है क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, वो बार बार 1 के बी के साथ इस क्वेश्चन को लिंक करता है और सीधा सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि मैंने सिमिलर टू 1 बी लिख दिया है इसकी वजह से। ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है देखो, क्योंकि तो फिर बोलोगे क्यों लिखा है ना, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट 1 के बी से लिंक है, बट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो तो जिस तरीके का उसी तरीके से इंटरप्रेट करोगे ना आप। ये स्पॉट में दिया गया है 3 ईयर के जो इन्वेस्टमेंट है उसके यील्ड दे रहा है, तो ये आपका 11.33% आ रहा है। ओके, आगे देखिए इसमें इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड if it has a beta value of 1.1 due to its popularity because of the less risk। आपको याद होगा हमने पहले ही बताया था कि अनपढ़ लोगों ने ये क्वेश्चन को बना के दिया है जहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड पूछा गया है और क्वेश्चन के अंदर बीटा दिया गया है। आपको याद होगा तो इसको ये तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि इस तरीके के अनपढ़ लोग जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको याद हो जाया करता है। क्या अनपढ़ था बताइएगा। हमने कुछ पीवी निकाला, पीवी हो गया हमारे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि फेयर वैल्यू हो गया। अभी के केस में इसमें जो भी फेयर वैल्यू आया, अब आप मुझे बताइए इसको 1.2 यानी कि जितना हमारा पीवी कहता है उसका अगर मैं 1.02 टाइम्स ले लूँ तो क्या ये हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, बीटा क्या कहता है बताइएगा। तो मैंने पहले ही बोल रखा था क्वेश्चन में मिस्टेक है, एग्जैक्टली उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके, और यहाँ पे बोला है कि बीटा 1.10 है, बताइए एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना होगा। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, यानी कि हम अगेन कह सकते हैं एक अनपढ़ ने क्वेश्चन वो बनाया पहले, एक अनपढ़ ने ये नवंबर 2023 में क्वेश्चन एक पूछा और दूसरे अनपढ़ ने उसको कॉपी पेस्ट करके फिर से बीटा डाल दिया। इन नालायक लोगों को ये पता ही नहीं है कि बीटा का मतलब क्या होता है। बट कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ जाओ, दो क्वेश्चन तो हो गए अब तक कि देखो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछा गया है और बॉन्ड का बीटा दिया गया है।
तो समझ जाओ कि पहले आप प्रेजेंट वैल्यू वाले प्राइस निकाल लीजिए और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दे दीजिए, बस सिंपल। तो ठीक है, अब जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप मुझे बताइए 5 ईयर के लाइफ वाले बॉन्ड है अगर इस केस में, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले 1 2 3, मैं ऐसा करता हूँ 5 ईयर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 ईयर आ गया हमारा। 9% कूपन है और 1000 का फेस वैल्यू है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 9%, ये हमारा 90 रुपये का इंटरेस्ट जो होगा ना हर ईयर हमारे पास आएंगे और लास्ट में कुछ ना बोला गया हो तो मैच्योरिटी भी मिलेगा। सबसे पहला काम हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी डिस्काउंट रेट यूज करें, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैसे सिमिलर तो है लेकिन इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन बनती है वो अभी तक किसी भी क्वेश्चन के इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं बना था, क्योंकि याद रखिएगा इस तरीके का यील्ड कर्व देके आज तक कभी आपका बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकलवाया ही नहीं था। यानी कि दो वैरायटी के क्वेश्चन हुआ करते थे, एक मार्केट में डिस्काउंट रेट होते थे, सेम डिस्काउंट रेट्स या तो प्रेजेंट वैल्यू करते थे, और एक क्वेश्चन जो आपके पास ये था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डिफरेंट डिफरेंट रेट दिया था, एक तो हम उसको यूज किया करते थे और उसमें हमने यूज करके अलग अलग तरीके से अलग अलग, इस पीरियड का अलग डिस्काउंट रेट आया, इस पीरियड का जब यहाँ के कैश फ्लो को डिस्काउंट करते थे तो इसके लिए हम लोग 11.25 यूज करते थे, और जब ये अमाउंट यहाँ से यहाँ जाता था तो हम लोग 12% यूज करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना एक थर्ड वेराइटी की क्वेश्चन बनता है जो यूनिक है, मैं आपको सिंपली बोल सकता हूँ इसको जरूर आपको रिवाइज करके जाना चाहिए, क्योंकि मस्ट रिवाइज, क्योंकि ये आपका दोनों जो कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ था ना उसका ये मिक्सर बन जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यूनिक भी बन जाता है। अब क्या होता है, ध्यान से इंटरप्रेट करिए। कह रही कि 1 ईयर के लिए मार्केट में कोई भी पैसे लगाता है तो 12% कमाता है, इसका मतलब ये 1 ईयर एंड में जो आपने कमाया है ना इसमें आपका रिटर्न है 12% का, तो इसको आप 12% से डिस्काउंट करोगे। अब फिर कहते हैं कि जिस इंसान ने आज से लेके 2 साल तक के लिए 11.262% पे अगर इन्वेस्ट कर पाता है, इसका मतलब ये जो हमारा अमाउंट जो मिल रहा है ना उसको 2 रेट से डिस्काउंट नहीं करना है, एक ही रेट से डिस्काउंट करना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 11.62% से डिस्काउंट करना है, जबकि इस कैश फ्लो को 12% से डिस्काउंट करना है। उसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए यहाँ से यहाँ लाओगे तो 11.33% से डिस्काउंट करना है। ये इस क्वेश्चन का यूनिकनेस है जो आज तक किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके का आपका इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने अलग से ऐड किया है। सिमिलर तो है लेकिन इसकी जो एडजस्टमेंट है थोड़ा सा हटके है, तो यही चीज आपको बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो पीवी निकालना है, इसको आएगा इस रेट से, इसको निकालना सीधा 2 साल से डिस्काउंट करोगे इससे, यानी कि जाएगा पावर में 2, यानी कि इसको अगर प्रेजेंट में लाना है तो आपको लाना है 90 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1162 का पावर 2। एक काम करना है, एक बार आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी तसल्ली से आप खुद सॉल्व करके देखना, सॉल्यूशन मत देखना। 1 का ए भी आप इसमें बॉन्ड का प्राइस जो निकाल रहे हो ना, चलो इसमें तो आपका एक ही रेट यूज होगा क्योंकि 5 ईयर के यील्ड वाले जो है ना 5 ईयर के लाइफ वाले का सीधा यील्ड दे देना है आपको। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में जो है अलग अलग ये पीरियड का अलग अलग है, तो इसमें आपका फिर डिस्काउंट रेट लगा है। तो तीनों क्वेश्चन को कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे ये जो 90 ये जो अमाउंट है इसको हम लोग कितने से डिस्काउंट करेंगे, इससे सीधा का सीधा डिस्काउंट हो जाएगा 5 ईयर, यानी कि ये 10.8% से, तो इसके पावर में 10.8% का पावर 5 जाएगा। देख रहे हो आप 90 और लास्ट के 1000 पे भी यही होना चाहिए। 1000 कहाँ गया, ये मैच्योरिटी भी रहा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसमें आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उस नालायक को लगता है कि इसको इंट्रिंसिक वैल्यू को जो बीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो मार्केट का प्राइस आ जाता है। तो ठीक है, मार्केट का प्राइस कैलकुलेट हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाते हैं। और अब सेकेंड पार्ट कहते हैं कि इंटरप्रेट द नेचर ऑफ द अबव यील्ड कर्व। यील्ड कर्व मतलब ये जो यील्ड दिया गया ना डिफरेंट डिफरेंट पीरियड का, इसको आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है तो रिटर्न आपका जो होता है ना यील्ड आपका बढ़ते जाता है। जैसे अभी आप अगर ऊपर भी चेक करोगे तो जैसे देखो पीरियड बढ़ता जाता है, यील्ड आपका क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है, यील्ड आपको डिक्रीजिंग टर्म में दिया है, तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। एक्सपेक्टेशन थियरी ये कहता है कि लंबा पीरियड का रेट जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जितना लॉन्ग पीरियड ले रहे हैं उतना हमारा रेट कम है। तो यहाँ पे लोग इस तरीके के यील्ड कर्व तब बनते हैं जब फ्यूचर में लगता है, यानी कि फ्यूचर लॉन्ग पीरियड में रिटर्न कम मिल रहा है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी में लॉन्ग रन में जो है वो रिसेशन में जाने वाला है, यानी कि रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। उस तरीके के केस में इन्वर्टेड यील्ड कर्व बनता है। तो आपको क्या बोलना है, देखिए द यील्ड कर्व इज इन्वर्टेड यील्ड कर्व
द मेन रीजन फॉर दिस शेप ऑफ कर्व इज एक्सपेक्टेशन फॉर फॉरथकमिंग रिसेशन। आने वाले दिन पे जो रिसेशन का जो इंडिकेशन है उस चीज के बेसिस पे इस तरीके का आपका यील्ड कर्व बनता है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का भी, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं 2-3 बार, हमने रिवीजन वीडियो डाला था उसमें भी इस पे डिस्कशन कर चुके थे, और इसका एक अलग से बॉन्ड फ्यूचर का एक अलग से हमने वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, तो इस पे हम अगर ज़्यादा ना भी बहस करते तो हो जाता, फिर भी अगर चलो कोई नहीं, फिर भी देख लेते एक बार। इसमें ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे, आपको बस जाना है कहाँ पे, अगर किसी को करना है तो बॉन्ड फ्यूचर करके सर्च कर लीजिए। आप चले जाओ गूगल पे, है ना, गूगल पे जाइए, बॉन्ड फ्यूचर और मेरा नाम लिख दीजिए, आपके पास वीडियो आ जाएगा। बॉन्ड फ्यूचर नागेंद्र और यूट्यूब वाईटी कर दीजिए। ये देख रहे हो, ये जो आपका है ना, इसमें बॉन्ड फ्यूचर पे हमने डिस्कशन करा हुआ है, ये दिख रहा है आपको बॉन्ड फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 36 मिनट का वीडियो है। और इवन हमने जो रिवीजन लेक्चर जो अभी बनाया था उसमें भी हम इस बॉन्ड फ्यूचर पे क्या कहते हैं डिस्कशन किए थे। बॉन्ड फ्यूचर के अंदर नॉर्मली क्या करते हैं, एक थोड़ा सा यूनिक फीचर जो एनएससी में चलते हैं, यानी कि नोशनल बॉन्ड में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नोशनल बॉन्ड। एक शर्त लगाते हैं, आपको पता है डेरिवेटिव क्या है? शर्त है। हम शर्त ऐसे बॉन्ड का लगाते हैं जो बॉन्ड मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब एक्सपायरी पे जाते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी दिया जाता है, और डिलीवरी देते टाइम कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड उठा के आप उसको सामने वाले बायर को डिलीवरी दे दो, जो सेलर है वो। तो उसके लिए जो है ना, कुछ बॉन्ड का लिस्ट बना के दे रखा है एनएससी ने, तो उसमें से कोई भी बॉन्ड हम खरीद के और जो सामने वाले बायर है ना उसको हम डिलीवरी दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम कोई भी बॉन्ड अगर खरीद के दे देंगे तो उस बॉन्ड का प्राइस जो होता है ना, एडजस्टमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ, जो कि आपका क्या कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके के केस में जब हम लोग यहाँ पे लॉस ऑब्लिक गेन निकालते हैं किसका? सेलर का, जिसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो क्या करते हैं, देखिए, एक्सपायरी पे बॉन्ड खरीदता है और बॉन्ड बेचता है, तो सेल वैल्यू माइनस बाई वैल्यू जो होता है उसका प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल। तो सेल वैल्यू जो होता है वो देखो होता क्या है, फॉरवर्ड और फ्यूचर के अंदर जो क्रेडिट कमिटमेंट कर लिया अपने आप का नहीं सुनते, लेकिन अपने आप का तब नहीं सुनेंगे ना जब कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि कैलकुलेटर बेचूंगा, जब कैलकुलेटर बेचोगे तब होगा ना। अब मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम कैलकुलेटर बेचेंगे, और फिर उसके बाद जाके क्या करते हो, आप रिमोट बेच देते हो किसी को, इसका मतलब क्या हो गया बताइए? दोनों के प्राइस में तो मैचिंग नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो चीज़ बाई करके देखो उसके साथ मैचिंग करा के सेल वैल्यू लिया जाता है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो आपका फ्यूचर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उसका एक एडजस्टमेंट करना है, जो कि आपका ये कन्वर्जन फैक्टर होती है। ठीक है, ये रहा कन्वर्जन फैक्टर, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जितने में आपने बाई किया है, ये जो कोट किए होंगे उस दिन पे, यानी कि उतना दिन का बाई प्राइस, उस दिन का मार्केट प्राइस, और ये डिफरेंस जो होगा लॉस गेन आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा या लॉस कम होगा, वो आपका जो होगा ना चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होगा। देखिएगा क्वेश्चन में वही कैलकुलेशन करने को बोल रहा होगा। देखिए इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में, इन मार्च 2020 XYZ बैंक सोल्ड सम 7% इंटरेस्टेड फ्यूचर अंडरलाइंग नोशनल 7.5% कूपन बॉन्ड। यानी कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आपने बेचा है, जो कि जिसमें नोशनल 7.5% कूपन बॉन्ड है, यानी कि आपने शर्त लगा लिया कि 7.5% कूपन वाले बॉन्ड आप बेचेंगे। द एक्सचेंज प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी दैट कैन बी डिलीवर्ड। हमने क्या बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये बॉन्ड दूंगा, और जब एक्सपायरी आता है तो ये बॉन्ड तो हमें डिलीवरी नहीं देना है, तो कहते देखो इसमें से कोई भी बॉन्ड को आप डिलीवरी दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, रिकमेंड दी सिक्योरिटी दैट वुड बी डिलीवर्ड। हम कौन सी सिक्योरिटी उसको डिलीवर करेंगे बायर को? तो इफ सेटलमेंट प्राइस इज 1000, तो हमें क्या करना है, 1000 सेल प्राइस लेना है। सेल प्राइस कितना हो जाएगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1000 रुपीज़ था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेल वैल्यू आ गई, बाई वैल्यू आ गया, ये निकाल लीजिए, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आपको कंसीडर करना है, बस सिंपल। ये देखो हमने क्या किया, इतना में जितना कन्वर्जन फैक्टर है वो ले लिया, ये सेल वैल्यू हो गया, इतना बाई वैल्यू हो गया, ये प्रॉफिट लॉस आ गए, जिसमें से आपका मैक्सिमम है। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो आता है XYZ बैंक का आता है, ये रहा मैक्सिमम प्रॉफिट, आई थिंक ये रहा GOI 2029 का। तो GOI 2029 जो है ये आपका डिलीवर करना है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, न्यू वैरायटी का क्वेश्चन था। आपको आने वाले दिन में अगर एग्जाम में दिख जाए तो फिर ये मत लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने मिस कर दिया। ओके, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पे हम अगर आ जाए तो देखिए कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में भी कुछ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के आई पे हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। सन लिमिटेड रिसेंटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 200 करोड़ एंड पेड आउट 80 crore, slightly higher than the average paid in the industry to which it pertains। यानी कि इंडस्ट्री में जो नॉर्मली पेमेंट किया जा रहा है वो थोड़ा सा इससे कम पे किया जा रहा है। यहाँ पे 80 करोड़ का जो है ना
पे किया गया है। रिसेंटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना एंड पेड आउट 80 करोड़। ओके आगे कहती है एवरेज पी रेशियो ऑफ दिस इंडस्ट्री इज 9। इंडस्ट्री का पी रेशियो 9 है। द एस्टिमेटेड बीटा ऑफ सन लिमिटेड, एस्टिमेटेड बीटा ऑफ सन लिमिटेड इज 1.2। ओके अब कहते हैं एज पर द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड द शेयर होल्डर्स फंड इज 450 करोड़ एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 10 करोड़। ओके in case the company is liquidated, building would face 200 crore more than the book value and stock would realize 50 crore less। यानी कि बिल्डिंग जो होगा वो 200 करोड़ ज़्यादा देगा आपको बुक वैल्यू से, और स्टॉक जो होगा वो आपको 50 करोड़ कम देगा। यानी कि दो चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तब की बात कर रहा है। द अदर डेटा फॉर द इंडस्ट्री इज एज फॉलोज। प्रोजेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ 4% का, रिस्क फ्री रेट 6%, मार्केट रिटर्न 11%। अच्छा ठीक है, तो मार्केट दे दिया, रिस्क फ्री दे दिया, और बीटा तो ऑलरेडी ऊपर दिया गया था। अब कहते हैं पी रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। सन लिमिटेड का पी रेशियो कैलकुलेट करना है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूजिंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सन लिमिटेड, यानी कि कैलकुलेट करना है सन लिमिटेड का वैल्यू पी रेशियो को यूज करके, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को यूज करके, बुक वैल्यू को यूज करके, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को यूज करके। हाँ तो हो गया, करना क्या है बताइए। पी रेशियो को यूज करके जब भी कभी वैल्यू निकालते हैं हम कंपनी का तो कैसे निकालते हैं बताइए। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो करते हैं, 1 शेयर का वैल्यू आ जाता है, और सारे के सारे अर्निंग को अगर पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंपनी का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। अब इसमें प्रॉफिट कमाया है 200 करोड़ का, इसमें से पे कर दिया है 80 करोड़, यानी कि ये पे कर दिया है मतलब डिविडेंड इतना दे दिया है। तो डिविडेंड से पहले जो कमाई जाता है वही तो अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है, और इसी से आपका ईपीएस निकाला जाता है। तो ईपीएस से अगर आपको पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो 1 शेयर का प्राइस आता, तो हम क्या करते हैं 200 करोड़ को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आपका आ जाएगा पी रेशियो वाले कंपनी का वैल्यू। तो ये देखो कहीं पे होगा हमने ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करे तो प्राइस आ जाएगा, और पूरे के पूरे अर्निंग आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ऑल इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा देखो 200 करोड़ को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ जाता है। सेकंड में बोला गया था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को यूज करना है। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को अगर हम यूज करेंगे तो ये पेड आउट पे कर दिया है, यानी कि हम इसको D0 अज्यूम कर लेंगे डिविडेंड। सो टोटल आ गया, 1 शेयर का नहीं टोटल आ गया आपका। तो इसमें से आप ग्रोथ को ऐड कर दीजिए, प्रोजेक्टेड ग्रोथ 4% आ जाएगा। तो D1 आपको चाहिए तो 80 + 4%, ये आपका ग्रोथ हो जाएगा 83.2 आ जाएगा, और इसको डिवाइडेड बाय RR - G। अब RR इस दोनों को यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बीटा भी आपको दे दिया गया है। तो इन दोनों को और बीटा को यूज करके RR निकालो, और इसमें जो आपका अभी निकाला था उसमें से RR - G ग्रोथ आपका 4% करके वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वही काम किया होगा। देखो पहले तुमने RR निकाल लिया, और अब ये डिविडेंड 1 लेना है तो पेड आउट कर दिया था, तो ये जो 80 करोड़ है D0 बना था 83.2, तो ये आपका आ गया। ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे कितना आसान था बताइए। थर्ड आप बुक वैल्यू के बेसिस पे, तो बुक वैल्यू के बेसिस पे क्या कहता है देखिए कि बैलेंस शीट कहता है कि शेयर होल्डर का फंड है 450 करोड़ का, एंड नंबर ऑफ शेयर इज 10 करोड़। तो नंबर ऑफ शेयर से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा बैलेंस शीट कहता है कि शेयर होल्डर का 450 करोड़ का वैल्यू है, तो 450 हो जाएगा इसका वैल्यू, फिर ये रहा 450 करोड़। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या करना है देखिए, आपका जितना भी एसेट्स था इसमें से इतना डिविडेंड इतना बिल्डिंग ज़्यादा देगा, तो 450 + 200, और फिर बोला गया था कि स्टॉक रियलाइज करेगा 50 कम, तो इसमें से 50 माइनस कर देना है। तो 450 + 200 ये बढ़ेगा और -50 हो जाएगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये बन जाएगा हमारा 600 करोड़ का। तो ये देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है 600 करोड़ का देगा। इतना आसान क्वेश्चन जो है ये भी अभी डाला गया था। अब अगर हम आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जे देखिए क्या कहते हैं। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कॉन्ग्लोमेरेट is in need to borrow 200 crore to finance expansion of its कोर करेंट ऑपरेशन होना चाहिए करोड़ करेंट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये क्वेश्चन जो है हम लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं उसमें सजेस्टेड में से, तो ये मिस्टेक इंस्टीट्यूट का ही होना चाहिए, हमारा नहीं होगा। तो कोर करेंट ऑपरेशन जो है उसके लिए however SL is susceptible to raise the amount from the market, उनको डाउट है कि हम मार्केट से एक्सेप्ट कर सकते हैं। The CFO has suggested for divesting one of the
टू नॉन प्राइम यूनिट्स टू रिड्यूस द ओवरऑल बोरोविंग फ्रॉम द मार्केट। यानी कि सिंपल अब मुद्दे के बात पे आ गए कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है इसके पास दो यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इसमें से किसी एक यूनिट को डाइवेस्ट करके और तब वहाँ से फंड रेज करने का सोच रहा है। वो कह रहे कि हो सकता है, हमारे को डाउट है कि मार्केट में हमें कोई लोन देगा भी या नहीं देगा। ओके, आगे देखिए, फिर कहते हैं कि द फॉलोइंग डेटा आफ्टर इंटरनल ड्यू डिलिजेंस हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के सामने कुछ ये डेटा प्लेस किया गया है यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए। रिपोर्टेड प्रॉफिट, ये यूनिट 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, मिस है यहाँ पे। ओके, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग, द प्राइस एट विच द यूनिट कैन बी डाइवेस्टेड। सिंपल सी बात है, आप इन दोनों के प्राइस कैलकुलेट करना है, इन दोनों यूनिट का आपको प्राइस निकालना है। पी रेशियो दिया है तो कहीं ना कहीं प्राइस के लिए आपको हिंट मिल जाता है। क्वेश्चन में वैसे ग्रोथ दिया नहीं है, अगर ग्रोथ होता तो हमारे पी रेशियो को यूज नहीं करते, फिर D1 डिवाइड बाई RR माइनस जी को यूज करते। लेकिन जब क्वेश्चन में पी रेशियो दिया हो तो हम लोग सीधा EPS से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो किस प्राइस पे आप इसको डाइवेस्ट करोगे? तो सिंपल सी जो रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको पहले आप प्री टैक्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और लॉस जो होगा वो आपको टैक्स से पहले का होगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और लॉस का जो एडजस्टमेंट करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस की जो एडजस्टमेंट करनी होगी, ये आपको टैक्स से पहले एडजस्ट करने होंगे। तो इसमें आप क्या करिएगा, 70% से डिवाइड करके प्री टैक्स निकाल लेना है, इन दोनों को एडजस्टमेंट कर देना है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट न्यू लॉन्च से है वो भी आपको ऐड कर देना है। और जो प्रॉफिट आएगा, नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल है क्या, नंबर ऑफ शेयर हमें कहीं पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पी रेशियो, नंबर ऑफ शेयर वैसे भी नहीं दिया गया, तो आप टोटल का टोटल, वैसे लिखा है प्राइस एट विच यूनिट कैन बी डाइवर्सिफाइड। तो ठीक है, पूरे के पूरे यूनिट्स का प्राइस तो पूरे वैल्यू ही बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी नंबर ऑफ शेयर आपको अवेलेबल नहीं है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जितना आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा, या EAT भी जितना बोल सकते हो, उसमें पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद आपको बस ये चेक कर लेना है कि दोनों में से किसका कितना वैल्यू आता है। अब रहा कि ये तो प्राइस आ जाएंगे, तो पहले तो प्राइस निकाल लीजिए। ये देखिए कैसे किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को दोनों को एडजस्टमेंट कर दिए, जो आ गया आपका उसमें से न्यू प्रोडक्ट वाले को ऐड कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए। अब ये जो फ्यूचर में मेंटेन होगा, इसको आप क्या करिए, पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। पी रेशियो कितना हमारा 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आ जाएगा इतना आपका। अब रहा सवाल कि दोनों में से हम किसको बेचे, तो देखिए वैल्यू तो दोनों का आपका सेम आ गया, इसको बेचोगे तब भी उतना ही मिलेगा, इसका बेचोगे तब भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अब इस तरीके के कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, एक चीज़ देखिए, जिसका RR जिसका लो होगा उसका पी रेशियो बड़ा होता है, और जिसका RR बड़ा होता है रिक्वायर रिटर्न, उसका पी रेशियो क्या होगा आपका कम, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय RR होते। तो आप मुझे बताइए, इस केस में कम पी रेशियो हाई रिस्की को बताता है, ज़्यादा रिस्क को बताता है। तो जब भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात होगी तो आपको कम पी रेशियो वाले को बेच देना चाहिए, क्योंकि कम पी रेशियो वाले ये बताता है कि मार्केट में हमारा जो है कंपैरेटिवली वैल्यू कम है और उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो इस केस में अगर चेक करोगे तो यूनिट 1 कैन बी डाइवेस्टेड एज इट हैज लोअर पी रेशियो, कम पी रेशियो वाले का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, चलो इसको क्या करो, बेच दो। जिसका पी रेशियो अच्छा होता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कंपनी में ये मानना होता है, तो उसको हमें रखना चाहिए। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कितना होगा, देखो आपको 2000 करोड़ चाहिए था, जिसमें से इतना तो आपको यहीं से आ जाएगा, इसका मतलब आपको 110 करोड़ का बोरोविंग अभी भी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, वो भी दिसंबर 2021 के ओल्ड सिलेबस का है। देखिए क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NOPAT टू कैपिटल एम्प्लॉयड एज 2.5% प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द ईयर। यही लैंग्वेज जो है ना, इसका थोड़ा सा हटके बना के दिया है। देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके साथ, पढ़िए क्या कह रहे। एक कंपनी है जिसने रिपोर्ट किया है NOPAT टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है आपका 2.5% प्लस WACC, यानी कि जितना WACC होगा ना वो इसका ये रेशियो है फॉर द ईयर इतना। बस यही इस क्वेश्चन का यूनिक लाइन है और कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है 4 करोड़ का,
यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालते बताइए, NOPAT में से आप माइनस करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड का, जितना आपका WACC होगा ये दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 करोड़ का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए इन दोनों अगर इक्वेशन में देखा जाए तो जब आप यहाँ से NOPAT कैलकुलेट करोगे, इस NOPAT का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 160 करोड़। और फिर अगले बार कहता है NOPAT इफ WACC 10%। NOPAT कितना होगा अगर WACC 10% तो WACC का वैल्यू पुट करके और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, वो निकाल सकते हो NOPAT। ओके, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 2.8। देखिए इसमें क्या कहते हैं, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशंस ऑफ MSDY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सेल्स दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, 8% डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मार्केट वैल्यू ऑफ DY, कॉर्पोरेट वैल्यू टैक्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी बीटा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, नया क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन पहले से एक क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी सॉल्व करा था। आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने मार्केट वैल्यू एडेड का पहले एक क्वेश्चन किया था, एक इंस्टीट्यूट ने एक और क्वेश्चन डाल दिया, तो ठीक है एक क्वेश्चन उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्या हो जाएगा। याद होगा आपको हम लोगों ने मार्केट वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था। यहाँ पे अगर जाके चेक करते हो तो ये रहा ना, मार्केट वैल्यू एडेड का एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था ना। तो एक ही क्वेश्चन अवेलेबल हुआ करता था हमारे पास जो कि RTP में 2012 का था। तो ठीक है इसीलिए हमने एक अलग से क्वेश्चन डाल दिया प्रैक्टिस के लिए कि चलो एक और भी आपके पास आ जाएगा। मार्केट वैल्यू आप कैसे निकालते बताइए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, बाकी आपको WACC पता ही है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताइए। कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, टाइम बस पास का होगा। और रिस्क फ्री रेट दिया गया है, मार्केट रिटर्न दिया गया है, बीटा भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, आपको ये तीनों चीज़ अगर दिया गया है तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, हाँ जी बीटा इक्विटी का है ना तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। और क्वेश्चन के अंदर देखिए 8% डिवेंचर दिया गया, इसको नेट ऑफ टैक्स कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ डेट भी आ जाएगा। ओके, ये देख रहे हो आपका, यहाँ से देखो ना कहाँ गया कहाँ गया रहा, 8% को नेट ऑफ टैक्स करके KD आ गया और इक्विटी का आपने WACC यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल दी, ये आ गए। और अब आपको निकालना है क्या बताइए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। NOPAT में से आपको माइनस कर देना है। NOPAT निकालने के लिए ये रहा, NOPAT निकल के आ गया, इसमें से WACC मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WACC, इससे आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया। अब आपको निकालना है मार्केट वैल्यू एडेड, तो मार्केट में कितना वैल्यू है, बुक में कितना वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वो आपका आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। इसका भी एक दो क्वेश्चन इस पे नज़र डालते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, थोड़ा सा इसमें कुछ करेंसीज अलग दिया है और कुछ लैंग्वेज को चेंज किया, देखते हैं किस तरीके का है। DK Limited is considering an investment proposal in Sri Lanka involving an initial investment of Sri Lankan rupees 25 billion। DK जो है वो श्रीलंका में इन्वेस्ट करना चाह रहा है कितना, 25 बिलियन। और पता होगा कि 1 बिलियन 1000 मिलियंस होता है। द करेंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज समथिंग। अब यहाँ पे आके कुछ लोग फंस सकते हैं क्योंकि आज तक इंस्टीट्यूट ने श्रीलंकन करेंसी के साथ इंडियन करेंसी का कोई भी एक्सचेंज रेट नहीं दिया था, और एक ऊपर से देना भी था तो पेयर ऑफ करेंसी में डाल के दे दिया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ISO कोड में जब भी एक्सचेंज रेट दिया जाता है तो बेस करेंसी का मतलब तो यही होता है, ऑफिशियली यही एक्सचेंज रेट कोट होता है। अगर इसको हम आपको गूगल पे दिखाए INR और LKR के बेसिस पे, INR और LKR के बेसिस पे, तो देखिए ये था ऑफिशियल कोड जो होना चाहिए था, INR LKR श्रीलंकन करेंसी, ठीक है जी। ये देखिए ये कह रहा है कि श्रीलंकन रुपी जो है ना 1 इंडियन रुपी का 4.45 है, श्रीलंकन करेंसी वीकर है। देखो इंस्टीट्यूट ने जो लिख के दिया है INR LKR, उसको 0.37 नहीं, उसको उल्टा यानी कि 1.37 देना चाहिए था। कौन बोलेगा इसको कि भाई साहब ये अब तो सुधर जाओ कि ये आपका ऑफिशियल कोट नहीं है, आपका ये जो लिख के दे रहे हो ना ये सही तरीके से कोटेशन नहीं दिए हो। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस इतना समझ जाओ, अड़ोसी पड़ोसी के कंट्री के रिस्पेक्ट में इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गर है, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंकन करेंसी हो, हर के रिस्पेक्ट में इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो उसके बेसिस पे अगर आप इस रेट को इंटरप्रेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये होगा पर यूनिट करेंसी, यानी कि 1 श्रीलंकन करेंसी जो होगा वो होगा लंका का रुपीज, यानी कि ये बन जाएगा आपका रुपीज 0.37। इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। आगे बढ़िए इसमें,
द रिस्क फ्री रेट इन इंडिया इज 6% और श्रीलंका है 5.2%. प्रोजेक्ट विल जनरेट अ कैश फ्लो ऑफ श्रीलंकन रुपीज 5 बिलियन इन दी फर्स्ट ईयर. अच्छा, जब आप श्रीलंका में जाके पैसे लगा रहे हो तो ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट बनता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर के लिए. तो फर्स्ट ईयर आप 5 बिलियन जनरेट करोगे. द कैश फ्लो विल इंक्रीज बाय श्रीलंकन रुपीज 1 बिलियन ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर. उसके बाद जो नेक्स्ट 4 ईयर बचता है तो 6, 7, 8 और 9 बिलियन आपका बन जाएगा लंका का रुपीज. अब क्या कहते हैं, द प्रोजेक्ट विल बिल्ड अरे वाइंड अप होगा ये, ठीक है. द प्रोजेक्ट विल वाइंड अप ऑन कंप्लीशन, इसको बदल लीजिएगा, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर विथ नो साल्वेज वैल्यू. मतलब यहाँ पे कोई साल्वेज आपको जनरेट नहीं होने वाला है. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट इज 8%. आर दे दिया उसने 8%. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट वर्थ बाय द प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट बाय होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच. कंपेयर द आउटकम्स अंडर बोथ दी अप्रोचेज. तो ठीक है, होम करेंसी अप्रोच में सारा काम, कैश फ्लो भी लेते हैं होम करेंसी में, डिस्काउंट रेट भी लेते हैं होम करेंसी पे, एनपीवी निकालते हैं होम करेंसी में. फॉरेन करेंसी अप्रोच में सारे कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में रखते हैं, एनपीवी फॉरेन करेंसी में निकालते हैं, लास्ट में जाके स्पॉट रेट पे हम लोग एनपीवी होम करेंसी में निकाल के कैलकुलेशन कर देते हैं. दोनों में जो होता है डिस्काउंट रेट, अगर फॉरेन करेंसी में जाओगे तो डिस्काउंट रेट भी फॉरेन करेंसी का ही होगा. तो क्या करना है बताइए. अब एक चीज़ याद रखना है कि अब आपको इस करेंसी को, ये श्रीलंका का रुपी है, इसको भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, सबको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो रेट कब का चाहिए, फर्स्ट ईयर एंड का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड का, हर साल के एंड का रेट चाहिए. अब आपको पता है कि अगर हमें दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया गया है तो क्या हम लोग आईआरपीटी को यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. अब आप आईआरपीटी यूज करने जाओगे तो हमने क्या बोला है, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ वन कंट्री. अब याद रखिए, जिस करेंसी के साथ 1 अटैच है वो हमेशा आपका बेस करेंसी में आता है, यानी कि आपका ये जाएगा 1 प्लस श्रीलंका का इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए तो 5.2 यानी कि 0.502 जाएगा और ऊपर आपका 1.06 जाएगा. इस फॉर्मूला को यूज करके आप 5 ईयर का पूरा इंटरेस्ट रेट, सॉरी एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो. फिर सारे अमाउंट को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में. जब आपका होम करेंसी यूज करना है तो फॉरेन करेंसी यूज करना है, उसी में आपको छोड़ देना है, सिंपल सी बात है. ओके, तो बस ये रहा. अब पहले हमने निकाल दिया, देखो यही तो हमने बोला ना, स्पॉट रेट में आपको 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05 टू 5.02% है ना. श्रीलंका इज 5.02%, तो 5.02% में ये कैसे हो जाएगा भाई. फिर वही बात है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन कि ये 5.02 नहीं है, 5.02 या 5.2 है. एक बार चेक करना पड़ेगा. दिसंबर 2021 ओल्ड सिलेबस, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार. अभी मैं जाऊंगा, फिर इसमें टाइम लग जाएगा. ये नहीं है, ऐसे समझ जाओ आप, सॉल्यूशन के बेसिस पे 5.02 नहीं है. अब मेरा मिस्टेक है या सजेस्टेड इंस्टीट्यूट का मिस्टेक था, वो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, कर लीजिएगा. बस ऐसे समझ जाइए 5.2% होगा, तो उसके बेसिस पे इन्होंने रेट निकाला. ठीक है, तो सारे का सारे रेट आ गया. अब कन्वर्जन करना है, ये सारे श्रीलंकन रुपीज. ओके, अब इंडियन करेंसी में निकालना है, तो इंडियन करेंसी में अमाउंट कम होगा. तो अमाउंट कम कैसे होगा, डिवाइड कर दीजिएगा इससे, सॉरी मल्टीप्लाई करने से आएगा, क्योंकि अमाउंट कम करना है. ये रहा अमाउंट कम करके आ गया रुपी करेंसी में. अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी मैंने पहले भी बता रखा था, देखो कि कोई कहता है रिक्वायर रिटर्न इज 8%, तो रिक्वायर रिटर्न 8% किसके लिए होगा, सोच के बताइए. अब कोई एक इंडियन किसी को बोलता है कि अच्छा जी मैं 8% कमाना चाहता हूँ, तो मैंने पहले भी ऐसे 2 क्वेश्चन में बता रखा था कि वो नॉर्मली वो बोलता है कि अपने कंट्री में हम कितना कमा रहे हैं उसकी वो इंडिकेट करता है. यानी कि ये जो रिक्वायर रिटर्न 8% दे रहा है आपको, वो इंडिया का 8% रेट होगा. तो इसीलिए 8% का डिस्काउंट रेट यूज़ किया गया इंडिया में. एक और चीज़ बता दूँ, एग्जाम में ये ना आपका गलत प्रिंट हुआ था, एग्जाम में एक गलत प्रिंट हुआ था, ये आपका सही वैल्यू है. जब वो सजेस्टेड आया था तो सजेस्टेड ने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला था वो सही वैल्यू को यूज़ करके, देखो 73503 यहाँ पे स्टार लगा हुआ, ये गलत वैल्यू था, हमने करेक्शन किया. लेकिन शुक्र है कि सजेस्टेड ने एक चीज़ लिख के दिया यहाँ पे, देखिए ऑल्टरनेटिवली इफ इन्वेस्ट स्टूडेंट्स हैव यूज द पीवी फैक्टर. फोर्थ ईयर का जो मैंने बोला ना, ये फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर एग्जाम पेपर में गलत प्रिंट हुआ था. तो उस केस में क्वेश्चन पेपर में एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, बहुत बार तो क्या होता है आप लोग वेरीफाई नहीं करते हो, तो कहते गलत भी पीवी फैक्टर यूज करके आता तो भी उसको मार्क्स मिलते और उसका जो आंसर आता ना वो ये वाले एनपीवी आता, वो ये कहना चाह रहा है.
तो ठीक है, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ दिए हुए इन्फॉर्मेशन को यूज करो, गलत है गलत यूज करके आ जाओ। तो ठीक है, हो गया। अब फॉरेन करेंसी अप्रोच में क्या करेंगे, अब आपको जो डिस्काउंट रेट चाहिए होगा ना, वो डिस्काउंट रेट चाहिए होगा श्रीलंकन करेंसी में। तो आपको पता है 1+ कहाँ का रेट, इंडिया का। आपको याद होगा हमने एक वो बताया था ना कि रिस्क फ्री रेट में जब हम लोग रिस्क प्रीमियम को एडजस्टमेंट करते तो कहाँ पहुंच जाते, रिक्वायर रिटर्न पे। और दोनों कंट्री का रिस्क प्रीमियम हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, सेम। तो वही तो चीज़ है। देखो 1+ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंडिया मल्टीप्लाई बाय 1+ रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 1+ रिक्वायर रिटर्न ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ से रिस्क प्रीमियम निकल के आ जाएगा। यही सेम रिस्क प्रीमियम अप्लाई करना है श्रीलंकन के रेट में, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, 7% का डिस्काउंट रेट आ गया। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच में 7% का डिस्काउंट रेट यूज करके सारे के सारे करेंसी जो रखना है आपको श्रीलंकन रुपी रखना है, और उसके बेसिस पे आपको एनपीवी निकालना है, और उस एनपीवी को स्पॉट रेट पे यूज करके कन्वर्ट करके प्रेजेंट इंडियन रुपीज निकाल दोगे। और आप देख लीजिए डिसीजन एनपीवी इज पॉजिटिव इन द प्रपोजल सो प्रोजेक्ट वुड बी, यहाँ पे भी है 1.1646, यहाँ देखो 1.1646 सेम आना चाहिए था, सेम क्यों नहीं आया सेम आना चाहिए था, सेम क्यों नहीं आया, सेम आना चाहिए था, सेम क्यों नहीं आया। वैसे दोनों अप्रोच से आंसर तो सेम आता है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि सेम क्यों नहीं आया है। तो उसमें हम लोग देखें तो 6 और 0.5 1.06%, 6 और 8 से आपका प्रीमियम आ गए। ओके, उसी की वजह से वही तो कह रहा हूँ मैं, सेम कैसे नहीं आया, देखो कुछ तो गड़बड़ है। कैसे, ये देखो आपने जो है हमने क्या करा, देखो 1+, अभी आपने ये निकाल ली, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, यहाँ तक तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रिस्क प्रीमियम आ गए। और तब फिर क्या करते, सेम काम करते श्रीलंका के लिए, वहाँ का रिस्क फ्री रेट लेते हैं और वहाँ का रिक्वायर रिटर्न निकालते हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ का रिस्क फ्री रेट, अभी हमने बोला कि देखो इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग, हमने बोला कि 5.2 होना चाहिए, किसके हिसाब से, ये जो रेट निकाला उसके हिसाब से 5.2 होना चाहिए। चलो एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। 1.06 डिवाइडेड बाय 1.052 मल्टीप्लाई बाय 0.37, ये है देखो 0.373, देख रहे हो, ये लिया है 5.2% का रेट यूज किया है। और अभी हमने बोला, और नीचे 5.2 अगर यूज करते, इसको अगर 5.2% अगर यूज करते तो ये रिक्वायर रिटर्न हमें निकालना है, तो हम 1+0.052 यूज करते हैं ना जी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे यूज कर रहा है 0.502, जिसकी वजह से आपका आंसर डिफर कर रहा है। अब दिए हुए पीवी फैक्टर के बेसिस पे अगर हम सोचते कि इसने जो पीवी फैक्टर दिया है 7%, तो 7% तो तभी आ पाएगा जब ये कितना जाएगा बताइएगा, ये 5.02% लोगे तभी 7% आएगा। और एग्जाम में भी 5.02, यानी कि ये गलत है, ये वाले आपको ये नहीं यूज करना चाहिए था। 0.502 यूज करके ये रेट निकाल के और देन उसके बाद ये सॉल्यूशन बनाना चाहिए, पूरे के पूरे सॉल्यूशन बदल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन अगर ये दोबारा एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है और इस तरीके का सजेस्टेड रहेगा, तो आप देख लीजिए आपकी क्या हालत होगी, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। और कुछ ज़्यादा पुराना बात नहीं है। इसके लिए भी अगर बोलो ना, तो वो जो बैठे हुए हैं ना बोर्ड में डिसीजन मेकर, गधे लोग जो बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं दिखेगा किसी को कुछ। चलो गुस्से शांत कर लेते हैं, ठीक है। होप ये एग्जाम में ना आए आपको, और आप लोगों को आएगा तो जो लिया हुआ है उससे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दीजिएगा, उसमें हर हाल में ये आपका सॉल्यूशन तो मैच नहीं होगा। आप ये ले ही नहीं सकते ना, सिंपल सी बात है। चलो एक काम करते हैं, दिसंबर 2021 का ये सजेस्टेड ही है ना, एक काम करते हैं ओपन ही कर लेते हैं और फिर दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। तो ये लीजिए, मैंने सजेस्टेड भी ओपन कर लिया है आपके पास, आपके सामने ये देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कौन सी अटेम्प्ट का है देखोगे तो ये आपका दिख जाएगा दिसंबर 2021 वर्ल्ड सिलेबस वाले का है। देखिए डीके लिमिटेड कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है क्या जो हमने किया था डीके लिमिटेड वाले। ये देखो, ये जो 5.02% था, ये देखिए 5.02% ही है सजेस्टेड के अंदर भी। और मैंने बताया था ना कुछ मिसप्रिंटिंग भी था इसमें, ये देखो कैसे क्वेश्चन पेपर में ये जो वैल्यू है ना, ये गलती से ये प्रिंट हो गया था इसका 7550, ये 0 दो मिस्टेक हो गई। और उसके बावजूद भी जब क्वेश्चन सॉल्यूशन देते तो ये देखिए कितना परसेंट रेट यूज़ किया है, ये 5.2% रेट यूज़ किया है। यानी कि सजेस्टेड यूज़ करे तो चलेगा, बट अगर स्टूडेंट अगर इस तरीके से कभी गलती से मिस्टेक कर ले तो उसको मार्क्स 0 कर दिया जाएगा, यही है। चलो कोई नहीं, निगेटिविटी क्रिएट नहीं करना है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, साल दर साल एक बार होता है। तो 10 मार्क्स का स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब इस वाले क्वेश्चन में तो सही ही आंसर दोगे ना आप, ऐसे थोड़ा ना कि आप गलत गलत करके आओगे। इंस्टीट्यूट ने दिया है सजेस्टेड के अंदर 5.2%, तो अभी 5.2 दोगे, नहीं दोगे 5.02% लिख के आओगे उसके बेसिस पे सॉल्यूशन दोगे, पूरा का पूरा सजेस्टेड आपका चेंज हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1.9 पे आ जाए तो देखिए, अ यूएस कंपनी वांट टू सेट अप ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। एक यूएस का कंपनी है, वो अपना प्लांट सेटअप करना चाह रहा है, कहाँ पे बताइएगा, वो इंडिया में सेटअप करना चाह रहा है। विच रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ 8 मिलियंस, ध्यान से रखिएगा, वो 8 मिलियंस इसको पैसे लगाने हैं, लेकिन लगाने किस में है, रूपी करेंसी में। अब कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर विथ अ साल्वेज वैल्यू ऑफ 2 मिलियंस। ओके, यानी कि इंडिया में जो प्रोजेक्ट लगेगी उसका लाइफ होगा आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, जिसमें साल्वेज जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 मिलियंस का, यानी कि 5 ईयर के इनमें आपका 2 मिलियंस आएगा। द कंपनीज फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू सपोर्ट एडिशनल डेप्रेशन, यानी कि इस केस में अगर 8 मिलियन से लगा रहे हो तो हम तो यही अज्यूम करेंगे ना, कैपिटल प्रोजेक्ट में हमने 8 मिलियन से लगाया है, तो पूरे के पूरे अगर 5 ईयर में हम अगर इसको डेप्रिसिएट करेंगे 5 ईयर में और स्ट्रेट लाइन यूज करना है, इसका मतलब आपको 6 को डेप्रिसिएट करना है। कहीं पे ये देख लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते, कहीं ये ना बोला जाए कि 100% वैल्यू को डेप्रिसिएट करेंगे। अगर 100% वैल्यू डेप्रिसिएट करने का होगा तो 8 बिलियंस को आप डेप्रिसिएट करोगे। अगर कुछ ना बोला गया हो तो साल्वेज यहाँ पे 2 मिलियंस दिया गया है ना, साल्वेज अगर 2 मिलियंस दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 8 मिलियंस में से 2 मिलियंस हटा के जो 6 मिलियन होगा उसको हम लोग 5 ईयर्स में SLM बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे। To support additional level of activity, investment would require one time additional working capital of 1 million। अच्छा, यानी कि आपको 1 मिलियन का वर्किंग कैपिटल भी लगाना है। याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में आपका आउटफ्लो होगा, जब आपका बिजनेस बंद हो रहा होगा उस टाइम आपका पैसे आ जाएगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल भी रियलाइज करोगे कौन सी टाइम पे, 5 ईयर के एंड में। तो ये साल्वेज तो आया ही आया, ये भी आपका 1 मिलियन का आपका वापस आएगा, कुछ ना बोला गया हो तो जितना हमारा इनिशियली वर्किंग कैपिटल में लगते हैं वो पूरा का पूरा हमारा रियलाइज हो जाता है। देखते हैं आगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगा तो हम बदल देंगे। सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो इस तरीके से जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस याद होते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन माइंड में कभी सेट नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर पे, आंसर शीट पे भी ऐसे ही आप अपने वर्किंग कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे सॉल्यूशन देके आपको सॉल्यूशन देना है। सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर इन इंडिया, इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी 30 पर यूनिट। अच्छा, यानी कि इंडिया में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट आता है ₹30 पर यूनिट का, एडिशनल फिक्स कॉस्ट पर एनम इज एक्सपेक्टेड एट 0.5 मिलियन, यानी कि 0.5 मिलियन जो है इसका एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट आएगा। ओके, ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाता है। फिर कहते हैं कि द कंपनी इज प्रपोजिंग इट्स एनुअल सेल्स 80,000 यूनिट एट द प्राइस ऑफ ₹100 मिलियन, सर ₹100, यानी कि 80,000 यूनिट आपका एट द रेट ऑफ 100 पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, सेल हो जाएगा। ओके जी, अब आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेबल टैक्स रेट टू द कंपनी इज 34% एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। ठीक है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया। इन्फ्लेशन यूएस का और इंडिया का दोनों का दे देता है। एक्सचेंज रेट अभी 72 का चल रहा है। अज्यूमिंग दैट ऑल प्रॉफिट्स विल बी रीपैट्रिएटेड, यानी कि जितना आपका यहाँ पे हर साल जो आएगा कमाई उन सबको आप रीपैट्रिएट कर लोगे आप यूएस में एवरी ईयर, एंड देयर विल बी नो विथहोल्डिंग टैक्स, कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है। एस्टिमेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द proposed project in India and evaluate its feasibility। तो ठीक है, हो गया, कुछ है नहीं इसमें। पी फैक्टर 8% से दे दिया है, तो यानी कि आपको इसमें डिस्काउंटेड 8% से यूज करना है। कहीं पे कुछ भी ये नहीं बोला गया है कि किस मेथड से आपको कैसे इवेल्युएट करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होते, जब कुछ ना बोला गया हो कि कौन सी अप्रोच को यूज करेंगे, होम करेंसी या फॉरेन करेंसी, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं वो अपना इवैल्यूएशन करेगा। तो आपको पता है यूएस वाले पार्टी अगर गया है इंडिया में इन्वेस्ट करने, तो यूएस वाले का करेंसी कौन सी है, डॉलर। तो ये जो आपका अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो डॉलर करेंसी में आएगा, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है 8% का, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका होगा,
ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका है जिसने प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, तो यूएस कंपनी का है। अब आप मुझे बताइए यूएस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो यूएस कंपनी जहां बैठा है वहां उनका कॉस्टिंग तो उस तरीके से आ रहा होगा, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं ना। इसका मतलब ये डॉलर करेंसी का आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इट मीन्स जितने भी कैश फ्लोज को जो इवैल्यूएट करोगे वो इवैल्यूएट करोगे आप डॉलर करेंसी में। मीन्स आपका जितने भी रूपी करेंसी का आपका कैश फ्लोज दिया गया है ये सब रुपीज में था, देख रहे हो आप। ये सारे रूपी का जो कैश फ्लोज है, इन सारे कैश फ्लो को आपको डॉलर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जो मुझे लगता है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो तो जिसके लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना चाहिए। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं। अब माइंडसेट तो हो गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ठीक है। तो इनिशियल आउटफ्लो तो आपका हो गया 9 मिलियन, इसको क्या कर देना है, रूपी में डॉलर में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम डॉलर में करेंगे। ओके, अब हर साल आपका कितना कैश फ्लो जाएगा, तो देखो जितना भी आएगा फिर जो भी कैश फ्लो जाएगा उसको फिर डॉलर करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक्सचेंज रेट भी चाहिए होगा। एक्सचेंज रेट के लिए आपको जब इन्फ्लेशन दिया गया है तो परचेजिंग पावर पैरिटी 3 यूज करके हम इंटरेस्ट रेट सॉरी एक्सचेंज रेट भी निकाल लेंगे। ओके, तो एक एक करके आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या कर लो आप, ठीक है। मैंने अब ऐसा बता रखा है जब क्वेश्चन आपको लेंदी दिखे तो माइंड में किस तरीके से एक फ्रेमवर्क क्रिएट करोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस वगैरह बन जाता है जस्ट लाइक कैपिटल बजटिंग। और आप लोगों को पता ही कैपिटल बजटिंग बोलते ही आपके दिमाग में क्या चलता है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, दिमाग में एक माइंड फ्रेमवर्क बनाइए कि आज क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर क्या हो रहा है, और लाइफ के एंड में क्या हो रहा है। और फिर ये जितने भी कैश फ्लो जाता है यानी कि कितना कैश फ्लो आज होता है पहला पार्ट में, तो पहला पार्ट में आप लोग क्या करो, इनिशियल आउटफ्लो निकाल लो जो कि 9 मिलियन होगा। वो 9 मिलियन को आपको डॉलर करेंसी में कन्वर्ट कर देना है। रेट आपको ऑलरेडी स्पॉटेड दे रखा है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड के लिए जाओगे तो आपको ये चेक करना है कि देखो 80,000 यूनिट्स 100 पे बेच रहे हो, उसका 30 रुपीज़, यानी कैसे समझ जाइए 100 रुपीज़ सेल प्राइस है, 30 रुपीज़ जो है पर यूनिट का आपका, ये क्या हो गया, 30 रुपीज़ पर यूनिट है। 30 रुपीज़ पर यूनिट का आपका कॉस्ट है, इसका मतलब 70 रुपीज़ का आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हो। और 70 रुपीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 पे, तो हम सिंपली कह सकते हैं 80,000 मल्टीप्लाई बाई 0.70 रुपीज़, ये समथिंग आ जाएगा आपको 56 लाख, जिसमें से 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन का मतलब हो गया आपका 5 मिलियन होता था 50 लाख, 0.5 मिलियन का मतलब 5 लाख। तो इसमें से माइनस कर दिया अगर हमने 5 लाख, तो ये मोटा मोटा आपका, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 100 माइनस 70, 30 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाई 80,000 और 0.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, तो यह बन जाएगा आपका 5 लाख। तो ये बनेगा -5, तो ये बन जाएगा -5 लाख करना था ना, क्या मेरा भी दिमाग चल रहा है, 56 लाख है तो -5 लाख करूँगा ना पूरा का पूरा, यानी कि 5,10,000 हर साल का आपको कैश फ्लो जाएगा। 5,10,000 का हर साल का यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो मेरे हिसाब से 51 लाख हो जाना चाहिए। देखो 80 माइनस 24 माइनस 5, ये आ गया ना 51 लाख। और अब आपको डिप्रेशन देखो, मैंने बोला ही था क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया तो 2 लाख का जो 20 लाख का 80 लाख और 20 लाख बोला थे, 2 लाख बोला था यहाँ तो 2 मिलियंस था जी, गलत करा मैंने, 2 मिलियंस था तो 20 लाख बनेगा। ओके, तो 20 लाख का आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका सैल्वेज बनता है। और 1 मिलियंस, ओके सॉरी, हाँ 1 मिलियंस, तो लैक्स में जाओगे तो सारा का सारा वैल्यू आपका उसी तरीके से बदल जाएगा। ये भी 1 मिलियंस है, हाँ ठीक है, मिलियंस में लिखा था मैंने, क्योंकि ये भी मिलियंस था, ये भी मिलियंस था, दोनों हमारा जो था ये दोनों मिलियंस में था ये, तो इसको लैक्स में लोगे तो ये भी 10 लाख बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होता है देखो ध्यान से, ओके। तो अब आपका डिप्रेशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए आप इसमें, डिप्रेशन जो कैलकुलेट करोगे तो ये से 80 लाख में से आपका 20 लाख चला गया तो 60 लाख को डिप्रेशिएट करोगे आप 5 ईयर में, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स में, यानी कि हर साल आपका 12 लाख का डिप्रेशन आएगा। तो आप चाहो तो इसमें से 12 लाख माइनस करके भी जा सकते हो, है ना, बट मैंने आपको बताया था इसी में से सीधा टैक्स माइनस करके टैक्स सेविंग और डिप्रेशन ऐड कर दोगे तो भी बन जाएगा, बट कोई बात नहीं। 12 लाख माइनस कर दिया तो 51 में से हमने 12 लाख माइनस कर दिया तो 39 लाख आ गए, इसमें से टैक्स दे दिया, डिप्रेशन ऐड कर दिया, ये हमारा कैश इनफ्लो आ गया। ये हर साल का कैश इनफ्लो जो याद रखिएगा, ये हर कैश साल का कैश इनफ्लोज है।
हमने क्या करा, स्टार्टिंग का कैलकुलेशन कर लिया, ड्यूरिंग द पीरियड कर लिया। अब लाइफ के एंड में क्या होगा, एक साल्वेज आएगा 20 लाख का और एक आपका वर्किंग कैपिटल आएगा 10 लाख का। लेकिन जो साल्वेज आएगा उसमें से आपका डब्ल्यूडीवी चेक करना है। डब्ल्यूडीवी भी 20 लाख है, बेचा भी 20 लाख में, तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इसका मतलब साल के एंड में आपको 30 लाख वो भी आएगा। अब ये जितने भी कैश फ्लोज है सबको आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको हर साल का एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से। ये रहा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब के आपने एक्सचेंज रेट निकाल दिया। अब ये और लास्ट का जो 30 लाख है वो, लास्ट का जो 30 लाख है वो ये रहा 10 लाख और ये है 20 लाख। ये पूरे के पूरे 30 लाख का भी आपका कैश फ्लोज आ जाएगा। दोनों मिला के देख लीजिए कितना आता है वो। और हर साल का जो ये आ रहा था ना, ये देख रहे हो, ये हर साल का जो 5 साल तक है सबको आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है। और डॉलर में कन्वर्ट कर लिया तो ये देखो साल्वेज भी आ गया, वर्किंग कैपिटल भी आ गया और बाकी जो कन्वर्ट किया हुआ तो वो भी आ गए। सारे कैश फ्लोज डॉलर में आ गए। एनपीबी निकाल दिया, एनपीबी पॉजिटिव है तो फिजिबल है। सिंपल, जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे ही है। अब इसके लिए ना हमेशा स्टेप ज़्यादा हो जाता है तो माइंड में हमेशा एक फ्रेमवर्क बनाइए। आज क्या करना है, यानी कि आज की कैश फ्लो निकालते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड की कैश फ्लो निकालते हैं, एंड की कैश फ्लो निकालते हैं, बात बन जाएगी। ओके, अब आइए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 पे हो गया, वो तो खत्म हो गया ना, कुछ करना ही नहीं है। ये ऑलरेडी डॉलर में ही आ गया और डॉलर का ही था तो डॉलर में आपका एनपीबी आ जाता है, डिसीजन ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 में क्या कहता है ये, देखिए डीडी लिमिटेड, a company based in India, manufactures good quality of leather bag and sells to retail outlet in India and USA। एक काम करते हैं, लिखते चलते थोड़ा थोड़ा सा। ये है डीडी जो कि बेस्ड इन इंडिया, ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, लेदर बैग बनाते हैं और रिटेल आउटलेट को इंडिया में और यूएस में बेचता है। यानी कि ये इंडिया में भी सेल करता है और ये यूएसए में भी अपना बैग को सेल करता है। फिर कहते हैं द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी लेदर इन इंडिया इज वेरी हाई। यानी कि इसको इंडिया में अब क्या कहते हैं, लेदर बैग बना के बेचते हो तो लेदर तो खरीदोगे ना, तो कहते हैं इंडिया में क्वालिटी लेदर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। द कंपनी इज रिव्यूइंग द प्रपोजल ऑफ इम्पोर्टिंग ऑफ लेदर इन बल्क फ्रॉम यूएस सप्लायर। ये कह रहे कि यूएस सप्लायर से आप बल्क में लेदर खरीदोगे, यानी कि इंडिया में हम नहीं खरीदने का प्लान बना रहे हैं। जो बैग हम बेच रहे हैं उसके लिए हम यूएस से इंपोर्ट करेंगे। द एस्टिमेट ऑफ नेट डॉलर एंड इंडियन रूपी कैश फ्लोज इन नॉमिनल टर्म। नॉमिनल टर्म दे दिया, मतलब इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडजस्टेड है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट यही रियल टर्म में दिया होता तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना होता। फॉर दिस प्रपोजल इज गिवन बिलो। खास करके इस तरीके का एक क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, जिसमें नेपाल से वुड क्या कहते हैं इंपोर्ट कर रहे थे, लकड़ी इंपोर्ट कर रहे थे। वो वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे लेदर इंपोर्ट करे, वहां पे वुड इंपोर्ट कर रहे थे। नेट कैश फ्लो इन लाख 3 ईयर का कैश फ्लो दे रखा है। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो लेदर इंपोर्ट करे यूएस से और आप फिर वहाँ के रिटेलर को बेच भी रहे हो, है ना। तो इसका मतलब यूएस में बोला गया है कि 0 ईयर पे 25 लाख क्या है ये डॉलर, 25 लाख डॉलर आपका आउटफ्लो होगा। मतलब लेदर जो हम खरीद के ला रहे हैं यूएस से, उसमें हमारा 25 लाख का क्या हो रहा है यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। और फिर जब हम बेचेंगे रिटेलर को लेदर बैग, तो उस केस में हमारा 5, 7 और 8 जो है ना, ये हमारा क्या होगा वहाँ पे इनफ्लो हो जाएगा। देखो ब्रैकेट लगाया मतलब आउटफ्लो, बाकी सब क्या यहाँ पे इनफ्लो, क्योंकि ऊपर लिख के दिया है नेट कैश फ्लोज। तो कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा, ब्रैकेट लगा के बता रहे हैं मतलब आउटफ्लो है। आगे देखिए इन रुपी, मतलब आपने अभी क्या किया था, ये इंडिया में भी बेचता था यूएस में भी बेचता था। अब इंडिया में जब वो बेचेगा लेदर बैग तो इंडिया में भी तो कुछ क्या कहते हैं कमा के लाएगा। तो कह रहे कि देखो स्टार्टिंग में तो हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन 60 लाख हमने 1 ईयर बाद जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया, कैश फ्लो जनरेट किया। 80 लाख और 90 लाख, यानी कि ये यूएस के में जो बेचा है वहाँ से आपके पास आया है, ये इंडिया में जो बेचा है वहाँ से आया है। अब कहते हैं इफ नॉट इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ लेदर टू बी परचेज इन इंडिया रुपीज, यानी कि ये जो आपका कैश फ्लोज है रुपीज में है। अब यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉस्ट लगा दिया।
भाई कॉस्ट लगा दिए और कैश फ्लो लगा दिए हो तो कॉस्ट तो हमेशा आउटफ्लो ही होता है, तो क्या ये हमारा कॉस्ट है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इफ नॉट इम्पोर्टेड, ये ना इस क्वेश्चन की मुसीबत है, याद रखिएगा। अब मुसीबत क्यों है? क्योंकि ये आपको अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। अब या तो इंस्टीट्यूट मिस्टेक कर रहे हैं या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें तो इसको बहुत ही अच्छे एक गहराई में नॉर्मल तरीके से इंटरप्रेट करना है कि भाई तुमने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसको हम क्या करें। अब मुझे बताइए, इफ नॉट इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ लेदर टू बी परचेज इन इंडिया, इफ नॉट इम्पोर्टेड वर्ड अगर डाल दिया मतलब अगर मैं नहीं इम्पोर्ट करता तब ये सिचुएशन होता ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तभी तो ये हमारा 25 लाख की खर्चा हो रहा है। तो जब हमने बल्क में एक ही बार इम्पोर्ट कर लिया और बोल भी रहा है, ठीक है, ये बोल भी रहा है इम्पोर्टिंग ऑफ लेदर इन बल्क फ्रॉम यूएस सप्लायर, भाई इस बल्क का मतलब भी समझा दो। बल्क का मतलब तो यही हुआ ना कि पूरे के पूरे 5 ईयर के लिए जितना हमें लेदर की जरूरत है वो हम बल्क में एक ही बार में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम इंपोर्ट कर ही लेंगे तो फिर ये कॉस्ट हमारा तो आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो ये तो नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आएगा। तो फिर चलो देखते आगे। डीडी लिमिटेड इवैल्यूएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 9% पर एनम। आपको जो डिस्काउंट रेट रखने हैं वो 9% का रखना है, यानी कि आपको डिस्काउंट रेट में अब आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओके, ऑल यूएस कस्टमर्स आर इनवॉइस इन डॉलर। हम जो बैग बेच रहे थे वो डॉलर में हम उसको इनवॉइस करेंगे, मतलब हमारे पास सारे पेमेंट डॉलर में आएगा, तभी तो ये डॉलर में पेमेंट आ रहे हैं ना। कैश फ्लोज कन्वर्टेड इनटू रूपी, डॉलर कैश फ्लोज कन्वर्टेड इनटू रूपी, मतलब ये कहाँ से बताइए? इंडिया से है, तो डॉलर से के जितने भी कैश फ्लोज है सबको रूपी में कन्वर्ट करेगा, मतलब अपने होम करेंसी में कन्वर्ट करेगा इनटू रूपी एट द फॉरवर्ड रेट एंड डिस्काउंटेड एट इंडियन रेट। अरे बड़ी गड़बड़ है, तुम ऑलरेडी बोल चुके हो सारे इन्वेस्टमेंट को हम 9% से डिस्काउंट करते हैं। अब आप तुम कह रहे हो कि डिस्काउंट करेंगे हम इंडियन रेट से, इंडियन रेट से तो डिस्काउंट करना ही पड़ेगा। बताइए कैसे? क्योंकि जब हमारा कैश फ्लो रूपी में कन्वर्ट हो चुका है तो जिस करेंसी में कैश फ्लो है उसी करेंसी में डिस्काउंट रेट भी तो यूज करेंगे। तो भाई तुमने बता तो दिया था, तो फिर यहाँ रिपीट क्यों कर रहे हो? कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो आप स्टूडेंट को? शायद यही कहने की कोशिश कर रहा है। भाई तुमने लिख दिया कि सारा हम इस पे कर रहे हो, फिर इंडियन रेट कह रहे हो, तो वही तो होगा आपका इंडियन रेट। नहीं होगा तो देखते 2 लाइन बचा हुआ है इसमें क्या आता है इंटरप्रिटेशन। इन्फ्लेशन इन यूएसए एंड इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बी 9% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। लो, अब इन्फ्लेशन रेट भी तुमने वही भी डाल दिया, डिस्काउंट रेट भी वही भी कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। करंट एक्सचेंज रेट इज 74। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपको एनपीवी निकालना है एंड रिकमेंड द डिसीजन। फिर कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्ड एट 9% आर एज अंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 9% पे डिस्काउंट रेट दे दिया तो कोई अब इशू है ही नहीं, आपका 9% पर डिस्काउंटिंग चलेगा। और ये जो आपका डिस्काउंट फैक्टर दे दिया कि कैलकुलेशन टू बी मेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक में कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब रुपये आपको लैक्स में रखने हैं और डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लेके जाने हैं। क्वेश्चन में तो मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्योंकि सारे के सारे कैलकुलेशंस आपको रुपी करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या कर लेना चाहिए? वही बात, आज क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है। तो आज क्या हो रहा है बताइए? ये आपका आउटफ्लो हो रहा है। हाँ, ये रह गया बस, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सारे झमेला अब आपका जो आके बच गया है वो सब इस पॉइंट पे आके बच गया है कि भाई तुम ये क्या कहना चाह रहे हो। अब यहाँ पे अगेन डिस्प्यूट मेरे नज़र में, या तो मुझे समझ नहीं आया या तो इंस्टीट्यूट को समझ नहीं आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिंपली ये कहता हूँ कि भाई तुम ये वर्ड अगर लगा के दिए हो ना, इफ़ नॉट इम्पोर्टेड, तो फिर हम इसी तरीके से इसका फिर कोई यूज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, सबसे पहली बात। ओके, जैसे हमें याद आ रहा है, मैं चलता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का बीए जो हम लोगों ने पहले
वो नेपाल वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको आके चेक करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बीए था, याद है कुछ, जो कि नेपाल से इन इंडिया मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी वुडन मैन्युफैक्चर, देख रहे हो, और ये क्या करता था, इंपोर्ट करता था नेपाल से। तो उस केस में देख रहे हो इतने मिलियंस का इसने इंपोर्ट किया, देख रहे हो सब कुछ सेम है उस क्वेश्चन के साथ, बस इसमें वो जो लाइन है ना वो लाइन नहीं था, सिर्फ ये एडिशनल लाइन बस डाला है, बाकी और कुछ नहीं था पहले वाले क्वेश्चन में, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी वही कहते हैं कि देखो सारे के सारे कैश फ्लो जो होगा, देखो ऑल नेप्लीज कस्टमर्स आर इनवॉइस्ड इन एनसी, नेप्लीज करेंसी, एनसी कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू रूपी, ठीक है, यूजिंग फॉरवर्ड रेट एंड डिस्काउंटेड एट इंडियन रेट। देख रहे हो 100% सब कुछ लैंग्वेज सेम है। सारे के सारे कस्टमर को इस पे इनवॉइस करते, फिर कन्वर्ट करते फॉरवर्ड रेट पे और डिस्काउंट करते हैं इंडियन रेट में, क्योंकि इंडिया में कन्वर्ट हो रही है। सिर्फ उस क्वेश्चन के अंदर इसमें और इसमें बस इस लाइन का क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। चलो मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। अब मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये वर्ड अगर रखा जाता है इफ़ नॉट इम्पोर्टेड, तो फिर इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने कैलकुलेशंस के अंदर इसको एज ए कॉस्ट कंसीडर किया है। एज ए कॉस्ट इस सबको आउटफ्लो की तरह कंसीडर किया है सजेस्टेड के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपने ये वर्ड लिख के दिया है तो कौन सी वर्ड, इफ़ नॉट इम्पोर्टेड, भाई जब इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब ये होगा, लेकिन जब मैं इम्पोर्ट कर रहा हूं तो फिर तो ये नहीं होगा ना, इम्पोर्ट कर रहा हूं तो ये नहीं होगा फिर। हाँ, इसका मतलब इंस्टीट्यूट की जो सॉल्यूशन है वो ये ना हो तो सही है, फिर ये ना हो तो सही है। फिर बोलोगे क्यों सही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये नहीं होता तो ये लिख के दिया है कॉस्ट ऑफ लेदर टू बी परचेज्ड इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब जितना हमने लेदर इंपोर्ट किया है वो तो हमारे यूज होता ही है बैग मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन हम लोकली भी उस लेदर को परचेज करते, कुछ लेदर हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम इंडिया में परचेज करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमारा डबल आउटफ्लो होगा। डबल आउटफ्लो कैसे होगा, देखिए कि एक तो ये आउटफ्लो जो यूएस से इंपोर्ट किया वो तो होगा ही होगा, और इंडिया में जो खरीदेंगे वो भी आउटफ्लो होगा, तो ये डबल डबल आउटफ्लो होगा, और इतना हमारा जो रहेगा ना वो इनफ्लो हो जाएगा। तो उसी इनफ्लो को इस आउटफ्लो से कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू में लाके, और करेंसी को मैच करा के एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो डिसीजन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। सजेस्टेड में जाके चेक करोगे ना तो देखो क्लियरली लिखा भी है एनपीवी इफ लेदर इज इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, अगर यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो भाई जब यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो फिर ये क्यों करोगे तुम, ये देखो इसको भी आउटफ्लो किया है, कॉस्ट ऑफ लेदर इफ नॉट इंपोर्टेड, यहाँ पे भी इफ नॉट इंपोर्टेड डाला है और यहाँ पे करके दिया है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैंने किसी तरीके से गलत इंटरप्रेट किया है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आपका कमेंट इस पर देखना पसंद करूंगा कि मैं इस पर सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। कि देखो एक ही चीज़ है, दुनिया का कोई भी इंसान 100% टाइम सही हो नहीं सकता। हो सकता है मैं एक ही चीज़ों को बहुत ही एनालिसिस करता हूँ तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपसे ज़्यादा अच्छा होगा, या हो सकता है कभी कभी माइंड किसी चीज़ों पे जाके एक जगह पे अटक जाता है तो शायद कुछ हो सकता है उस पॉइंट को हम नहीं एनालाइज कर पा रहे होंगे। तो ऐसा कोई व्यू पॉइंट है जो आपको लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है, हम लोग क्या करेंगे, पीपीपीटी को यूज़ करके बाहर आगे का रेट निकालेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे रूपी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और ऑलरेडी 9% का डिस्काउंट रेट दे रखा है, फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एनपीवी निकालेंगे, बस खत्म हो गए, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस का। इसमें खास करके आपको जो मार्केट का जो चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उस पर क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसमें आपके पास 1 मूविंग एवरेज का क्वेश्चन था। अगर मैं आपके बुक में पहुंचा के दिखा दूं तो देखिए सिक्योरिटी एनालिसिस पे मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन हुआ करता था हमारे पास, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि सेंसेक्स से रिलेटेड था और इतने बार एग्जाम में आया हुआ भी था। एग्जाम में उसी क्वेश्चन को मई 2022 में कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन सब कुछ सेम है। मुझे नया क्वेश्चन ना भी बना के दिया जाए तो भी चलता, लेकिन होता क्या है ईएमए का एक क्वेश्चन था तो चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं था, फिर भी एक बार हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जो हमारे पास पहले से क्वेश्चन अवेलेबल था उसमें एक्सपोनेंट जो था ना उसका दिया हुआ था, जबकि ये एक्सपोनेंट था भी गलत, और वो हमारा 30 डेज का ईएमए की बात कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे क्या है, आपको 15 डेज का ईएमए कैलकुलेट कर रहे हैं और क्वेश्चन में एक्सपोनेंट दिया भी नहीं है, तो एक्सपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है, बस एक नया पॉइंट था और कुछ भी नहीं था। हाँ, और एक बाइसेल सिग्नल की कैलकुलेशन, ये 2 पॉइंट जो था ना इसने नया डाला था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है इस पर भी डिस्कशन कर देते हैं। हाँ, ये बाई मिस्टेक सेंसेक्स लिख दिया हमने,
ये सेंसेक्स नहीं है, ये है आपका क्लोजिंग वैल्यू। ये मैंने अभी डाउनलोड कर लिया, सजेस्टेड आपका ये चेक करोगे तो ये सजेस्टेड है, ये देख लीजिए मई 2022 का सजेस्टेड है। आप यहाँ पे अगर चेक करने जाओगे तो हमारे मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ निफ्टी इंडेक्स है। तो ये जो है ना, ये है आपका क्लोजिंग वैल्यू ऑफ निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ तो हमारा मिस्टेक हो गया था सेंसेक्स लिख के, लेकिन सजेस्टेड में जब जाओगे ना तो इंस्टीट्यूट को भी मिस्टेक हो रखा है। इसी क्वेश्चन का सजेस्टेड देखिए, सजेस्टेड आंसर है बी पार्ट पे हम अगर पहुँचते तो ये देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी कॉलम के अंदर सेंसेक्स ही लिख दिया है, जबकि ये किसका वैल्यू है, यह है निफ्टी का वैल्यू है। तो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो था ना, क्योंकि आपने देखा अभी पुराने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया और पुराना क्वेश्चन जो था वो किस पे था बताइए, पुराना क्वेश्चन जो था ना हमारा सेंसेक्स पे था, तो सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट किया होगा और टेबल के अंदर सेंसेक्स ही रह गया। कोई नहीं, चलते रहता है इतना। तो अब आप भी जब अपने रियल लाइफ में आओगे तो वहाँ पे देखोगे कि मिस्टेक चाह के नहीं अनचाहे में भी हो जाता है। तो ठीक है, अब ये क्लोजिंग वैल्यू दे दिया। आप कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बाय इतना। आपको पता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट डेट इतना आपको ये चाहिए होता है। एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है। एक्सपोनेंट कैसे याद करिए, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। अगर 15 डेज का एवरेज निकालना है तो उसका 1 डे का वेट होता है 1/15, और मैंने बोला था इधर भी 1 करना है इधर भी 1 करना है, यानी कि 2/16 जो होगा उसका ईएम में आ जाएगा। देखिए 2/16 ये आपका ईएम में आ गया। ओके, अगला पार्ट में क्या बोला गया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालिए निफ्टी का ड्यूरिंग द अबव पीरियड, कैलकुलेशन टू बी डन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको निकालना है। याद करिए क्लोजिंग एनएबी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे निकलता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज का निकालना है तो प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस क्लोजिंग प्राइस जितना चल रहा है माइनस प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट हम लोग ले लेंगे, एक्सपोनेंट, बस बात खत्म हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, यही कैलकुलेशन किया होगा पिछले दिन का, कितना आपका ईएमए है पिछले दिन का, और उसके बाद क्लोजिंग डे का वैल्यू। अब ये तो कैलकुलेशन सीधा कर रहे हैं आप लोग, उसमें लिख के ही कैलकुलेशन कर लो, एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं एक पहला कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो फर्स्ट डे की कैलकुलेशन में क्या लेंगे हम लोग, 17,174, फिर प्लस करेंगे क्लोजिंग प्राइस। हमारा क्लोजिंग प्राइस कितना चल रहा है 17,626 माइनस 17,174 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमने निकाला है अभी 2 डिवाइडेड बाय 16 का, तो ये आ रहा है आपका 0.125 का। तो निकाल लीजिए वैल्यू। हमने आपको कैलकुलेटर का यूज भी इस केस में बताया था कि 17,174 को पहले हम प्लस रख लो, फिर क्या करना 17,626 को माइनस करना एमआरसी, मल्टीप्लाई करना 0.125 और इसको कर देना एम प्लस, तो पुराने वाले में एम प्लस हो जाएंगे, तो 17,230.50 आ जाएगा 2 डिजिट में। तो 17,230.50 हो गया सीधा। एक ही कॉलम ले लो, एक कॉलम ले लो डेट का और एक ही कॉलम में सीधा कैलकुलेशन करते जाओ और आंसर देते जाओ। इतना सारे कॉलम प्रिपेयर करने की जरूरत आपको नहीं है। हर डेट का कैलकुलेट करते रहिए, जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन का कैलकुलेशन नहीं होगा। अब आगे बोला गया एनालाइज दी बाय एंड सेल सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। अगर आपको क्लास का डे याद आ रहा होगा, और मैंने तो मूविंग एवरेज पे इतना बड़ा वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप लोगों में से कभी रियल लाइफ में कभी आप मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो जरूर वो मूविंग एवरेज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें मैंने मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे यूज करते हो बता रखा है। अब मान लीजिए ये हमारा मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, और कोई स्टॉक जो होता है, स्टॉक जो होते हैं खास करके ब्रेकआउट, देखो दो चीज होता है हमेशा, हमने बता रखा है कि सपोर्ट तक बाई करना होता है, सपोर्ट ब्रेक करना होता है तो सेल करना होता है, हर जगह पे चलते हैं। सर रेसिस्टेंस है तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट होगा, यानी कि दोनों चीज हो जाता है ना। ये जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या बन गया रेसिस्टेंस, तो उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो जब तक रेसिस्टेंस के नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक आपको सेल सिग्नल होता है यहाँ पे, और जैसे इसको क्रॉस कर लेता है तो बाई सिग्नल बन जाता है। इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड के अंदर जो स्टडी मैट में लिखा था वहाँ पे बताया भी था कि कुछ मिस्टेक लिखा था सिग्नल को लेके, लेकिन जो सजेस्टेड ने लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन उन्होंने ब्रेकआउट वाले सिग्नल दिया है। उन्होंने बोला है कि बाय और सेल सिग्नल जो है ना, सेल सिग्नल बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन, तो उन्होंने सिग्नल ब्रेकआउट का दिया है। ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, जब हमारा प्राइस लाइन मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हमें सेल करना चाहिए, और जब हमारा प्राइस लाइन मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे तो बाई करना चाहिए। मतलब क्रॉस करने के बाद मतलब वो ब्रेकआउट वाले ट्रेड की सिग्नल दे रहा है। ये देख लीजिए
कहते हैं बुलिश सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन एक्चुअल प्राइस लाइन यानी कि निफ्टी का लाइन राइजेस थ्रू द मूविंग एवरेज, जब ये ऐसे बढ़ेगा तो मूविंग एवरेज यानी कि ये कहते हैं बुलिश सिग्नल दे रहे हैं आपका, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। वाइल सेल यानी कि बियरिश सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन एक्चुअल निफ्टी लेवल डिक्लाइंस थ्रू द मूविंग एवरेज, जब मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो अगेन ब्रेकआउट के बेसिस पे वो आपको बात कर रहा है। In case under consideration the price of Nifty never breach 15 days EMA line, in fact it is hovering around the 15 days EMA, यानी कि अब आपको क्या करना है, हमारे केस में चेक करना है, ये है मूविंग एवरेज का लाइन और ये है आपका क्लोजिंग सेंसेक्स, क्लोजिंग निफ्टी है ना 17,000, ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से कि क्या हमारा प्राइस जो होता है मूविंग एवरेज के नीचे गया है, नहीं, ये भी ऊपर है, इसके नीचे ये देखो 300 है, 800 है, ऊपर है, 300 900 ऊपर, 47 ऊपर, 48 ऊपर, 540 18,000 604, यानी कि हमेशा आपका जो सिचुएशन है ना, हमारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही प्राइस भाग रहा है, यानी कि आपका बुलिश ट्रेंड है वो ऐसे ही दिख रहा है, जब नीचे आता है तो बियरिश ट्रेंड बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन था कौन सी, मूविंग एवरेज का, जो अभी डाला था। एक रिस्क मैनेजमेंट में वैल्यू एट रिस्क का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी एमटीपी में 2021 में डाला है, इसको भी देख लीजिए 2 मिनट लगा के। एबीसी लिमिटेड, ये बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, याद रखिएगा, हम बार बार कहते थे, आप अगर जाके चेक करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट का मैंने वीडियो आपको यूट्यूब पे डाला भी है, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा वैल्यू एट रिस्क निकालने का पूरा फुल वीडियो आपको ऑलरेडी डाला हुआ है। आप चाहो तो यूट्यूब पे, सॉरी आप जाइए गूगल पे, अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे डालो सीधा सिंपल, क्या डालना बताइए, VAR लिखो, मेरा नाम लिख दो, ठीक है, और YT कर दो यूट्यूब की, आपका अपने सामने आ जाएगा। ये देखो वैल्यू एट रिस्क वाले जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 52 मिनट्स का जो वीडियो आपको दिख रहा है, ये वीडियो आपको बता दूं, इसमें दोनों चीज़ें, वैल्यू एट रिस्क का कैलकुलेशन भी है और आपका रिस्क मैनेजमेंट का थियोरेटिकल पोर्शन भी है। VAR की जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करना सिखाया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि इसका मतलब क्या बनता है। मेरे इस वीडियो के अलावा कहीं पे भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे वैल्यू एट रिस्क का, कहीं पे भी जाके चेक कर लीजिएगा, चाहे वो कितने भी पैसे चार्ज करते हो, चाहे कितने भी ज़्यादा स्टूडेंट उनके पास क्यों ना हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का डिस्कशन किसी ने भी VAR पे नहीं किया। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उसकी ग्राफ पे अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन है किसी में दम, तो आप मुझे बता के दिखा दीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपके विदाउट क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को समझे हुए, पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का जो हमने उस वीडियो के अंदर जो अटैचमेंट दे रखा है, ठीक है, वो जो हमने अभी आपको जो वीडियो दिखाया है यहाँ पे, इस वीडियो के अंदर जो PDF का अटैचमेंट है, वो PDF का अटैचमेंट आपका ये है, ठीक है। इसमें हमने सब कुछ लिख रखा है, आपको बस VAR का मतलब समझना है। एक इंटरप्रिटेशन बस एक बार रीड करता हूँ ताकि वो क्वेश्चन को आपको समझ आ जाए, ठीक है। आइए देखिए इसमें, सपोज VAR फॉर 10 डेज विथ 95% कॉन्फिडेंस, वैल्यू एट रिस्क होता क्या है, ये अगर देखा जाए तो 10 डेज के लिए कोई निकालता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 10,000 अगर हो, पहले इसका मतलब समझिए कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है, और 10,000 का VAR का मतलब क्या है, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, यानी कि अगर मतलब क्या हुआ कि मैं अगर 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं, और मैं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे VAR मेरा अगर 10,000 के 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो मतलब क्या होता है, देखिए इट मीन्स इफ समवन इन्वेस्ट 2 लाख देन ही अब्लिक सी कैन मेक लॉस मैक्सिमम अप टू 10,000। वैल्यू एट रिस्क का मतलब ही यही है कि मेरा रिस्क का वैल्यू 10,000 है तो मैक्सिमम मैं 10,000 का लॉस कर सकता हूँ इन 10 डेज, क्योंकि मैंने ये 10 डेज का VAR बता रहे हैं आपको, 10 डेज। वाइल देयर इज 5% पॉसिबिलिटी दैट, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस है कि इतना ही होगा, इसका मतलब 5% अभी भी डाउट है कि मेरा लॉस इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि वाइल देयर इज 5% पॉसिबिलिटी दैट लॉस में एक्सीड 10,000 से ज़्यादा होने की लॉस हमारा 5% है। इन अदर वर्ड देयर इज 95% पॉसिबिलिटी दैट लॉस विल बी लेसर देन और इक्वल टू 10,000। जब इसको आप ग्राफ पे जाके प्लॉट करते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, तो देखिए इस तरीके का ग्राफ आपका बनता है कि हमारा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम 1,90,000 तक गिर सकता है, मतलब इससे नीचे मेरा नहीं जाएगा, वो इसका इंटरप्रिटेशन बनता है। मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 10,000 की, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है वो 1,90,000 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ओनली 5% है,
मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ या इससे ज़्यादा रह जाएगा, इसका फैसिलिटी कितना है 95%। तो यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि देखो जब आपका 95% का, अगर ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता तो ये 95% होता और ये हमारा 5% होता। इस चीज़ों का पहले ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहीं पे यही चीज़ कैलकुलेशन करने की, अगर 98% कॉन्फिडेंस लेवल होता तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 98% होती और यहाँ की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना आपका 2% होता। और कभी टेबल ना दिया जाए तो आपको यही काम करना है कि कौन सी टेबल आपको दिया जा रहा है। हमने आपको 4 टेबल बताया था, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, वन टेल टेबल, टू टेल टेबल और क्यूमुलेटिव टेबल। अब हो सकता है ये मेरे स्टूडेंट अगर आप में से कोई नहीं होगे तो आपको ये थोड़ा देर के लिए चाइनीज लगेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई इस चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करता है। तो फिर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर आपने डिटेल में ये कहाँ डिस्कशन किया है। अब डेरिवेटिव का वीडियो देखिए, डेरिवेटिव के ऑप्शन वाले वीडियो देखिएगा, रिवीजन वीडियो। डिटेल तो वहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डिटेल वाले है नहीं, क्योंकि एक लेक्चर लगते हैं हमारे इन सब चीज़ों को बताने में। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल से पहले हम ये पढ़ाते हैं तो वहाँ पे 1 लेक्चर लगते हैं। फिर भी रिवीजन लेक्चर जो है आपका डेरिवेटिव का पार्ट 2, जिसमें ऑप्शन को रिवीजन कराया है, उसमें कुछ हद तक हमने चारों जो टेबल है उसमें क्या क्या डिफरेंस है जो हमने उसको बता रखा है। और वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि देखो VR निकालने के लिए, जेड वैल्यू निकालना है तो कौन सी टेबल यूज करेंगे, तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करना हमने बता रखा है। अब आइए, इतना के बाद आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ABC Limited is considering a project X which is normally distributed and has mean return of 2 करोड़, यानी कि ये मीन ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का रिटर्न जनरेट करता है विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.60 करोड़। 1.60 करोड़ के डेविएशन के साथ आप इतना रिटर्न नॉर्मली जनरेट कर लेते हो, मीन रिटर्न है ये। इन केस ABC Limited लॉस ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन 1 करोड़ देयर विल बी अ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। मतलब मीन आपका, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 करोड़ आप रिटर्न कमाते हो, और अगर आपका रिटर्न यानी कि लॉस पहुंच जाता है 1 करोड़, यानी कि आपका रिटर्न, मैं बोलूँ इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपका रिटर्न अगर -1 करोड़ पहुंच जाता है तो आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आते हो। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यानी कि 1 करोड़ लॉस हो जाएगा तो आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ जाओगे, यानी कि 2 करोड़ के प्रॉफिट से 1 करोड़ के लॉस तक में पहुंचोगे तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आ जाओगे। अब क्या कहते हैं आगे देखिए, डिटरमिन दी प्रोबेबिलिटी। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। मेरे को दिख रहा है कि हो सकता है ये आपको एग्जाम में दिख जाए और फिर दिक्कत ना हो जाए आपको, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, समझा हुआ है तो 2 मिनट की आंसर, इसमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना आपको, बट हाँ समझा हुआ होना चाहिए। डिटरमिन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। डिटरमिन दी प्रोबेबिलिटी द कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अब आप मुझे बताइए, मोर देन 1 करोड़ बोला है ना, क्लियरली ध्यान से देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा का जब लॉस होगा तब फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जाएंगे। 1 करोड़ के लॉस तक को फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं बोलेंगे हम, मोर देन 1 करोड़ का लॉस। ये चीज आप दिमाग में सेट करिए, क्योंकि सजेस्टेड जो है ना दिया है जो MTP ने, उसमें कुछ दिक्कत है, आपको अभी समझ आ जाएगा। गिवन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जेड स्कोर प्रोवाइडिंग एरिया बिटवीन मीन एंड जेड। ये जो है ना, ये आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल बताता है। बोलोगे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल कैसे बता रहा है, ठीक है। हमने इसमें दिया था क्या टेबल, टेबल नहीं दिया था इसके अंदर, हाँ नहीं था, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए वापस। ये आपका जब मीन से जेड का जब एरिया का जब प्रोबेबिलिटी दिया जाता है ना, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है। और वो क्या कहता है देखिएगा, वो ये बताता है, देखिए जब भी आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो वो इस तरीके से है। आप मीन कितना कमाते हो बताइए, 2 करोड़ का रिटर्न आप नॉर्मली जनरेट करते हो, क्योंकि आपको याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप पॉइंट जो होता है वो हमारा मीन का होता है। तो मीन है हमारा 2 करोड़ का, और ये 2 करोड़ का प्रॉफिट हमारा -1 तक जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा होना मतलब लॉस मेरा इससे ज़्यादा होगा, मतलब इधर की तरफ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निगेटिव वैल्यू हम लोग माइनस इन्फानेट हमारा इधर आता है, प्लस इन्फानेट हमारा इधर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मीन पोर्शन होता है। तो मुझे बताइए मेरा लॉस किस एरिया का प्रोबेबिलिटी, क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी द कंपनी विल बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब इस एरिया में हम जाएंगे तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आएंगे ना। यानी कि हमें तो प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो तो इस एरिया का निकालना है, इस एरिया का प्रोबेबिलिटी आपसे वो पूछ रहा है। बाकी सब कुछ भी नहीं बोला गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ बोला ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए
हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि देखिए आपको ये एरिया आपका जेड कहलाता है। जेड कैसे निकलता है बताइए, मीन माइनस मीन, यानी कि x माइनस मीन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारा जेड आता है, यही है ना। क्वेश्चन में देखो जेड वैल्यू आपको दे रखा है और उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो पहले ये देखो कि आपका जेड कितना आता है। ये देखो हमारे केस में जो जेड आएगा वो कितना आएगा, देखो -1 से -2 मीन, तो ये हो गया आपका माइनस, यानी कि 1.875। ये जो है ना 1.875 आता है, तो 1.87 का दे रखा है, 1.88 का दे रखा है, जबकि आपका जेड वैल्यू है 1.875। तो क्या मैं सिंपली ये बोलूं कि इन दोनों के मिड में हमारा जेड वैल्यू है, तो इन दोनों के मिड में ही आपका प्रोबेबिलिटी भी आएगा, तो इन दोनों को एवरेज कर दीजिए। इंटरपोलेशन है खास करके ये, तो पॉइंट इंटरपोलेशन ऑलरेडी मैंने बहुत बता रखा है आपको, तो 0.4699 डिवाइडेड बाई 2 अगर देखा जाए, तो इस केस में हम सिंपली कह सकते हैं ये जो हमारा आ गया वह है 0.4696 का, 0.4696 का ये आ गया। तो अब देखिए इसमें, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी जो आता है, ये जो प्रोबेबिलिटी है 46.96% का, वो इस एरिया का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मीन से लेके जेड स्कोर, ये मीन बोला जाता है इसको, जेड स्कोर, इन दोनों के बीच का ये एरिया प्रोबेबिलिटी दे रखा है। आप चाहे तो टेबल से भी मैच करा सकते हो। तो मुझे तो इस एरिया का प्रोबेबिलिटी पूछा गया था। देखो इंस्टीट्यूट ने आपको आंसर दे दिया है 0.4696 का, 0.4696 का आंसर देके काम खत्म कर दिया, 46.96%। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जो आपका फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, या तो ये बोलना चाहिए था इसको, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनी विल नॉट बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तब भी ये नहीं आता आंसर। तब भी तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में ना होना, आपको इससे ज़्यादा का प्रॉफिट होता है, तो इसमें 0.5 ऐड होना चाहिए था फिर, ठीक है, इसमें 0.5 ऐड हो जाता। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जाने का मतलब इस एरिया का प्रोबेबिलिटी है, तो आपको होना चाहिए था क्या, यहाँ पे जो आपको आंसर जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था आपका कि 0.5 माइनस 0.4696, याद रखिएगा। तो 0.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके 50% होता है, और इस एरिया का प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 46.96%। तो जो बैलेंस रहा वो इस एरिया का प्रोबेबिलिटी होगा। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जाने का प्रोबेबिलिटी जो आपका होगा 0.4696, 0.0304, ठीक है, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो है ये 500% करेक्ट है। अगर ये किसी को लगता है कि आंसर सही है तो उनको नहीं समझ आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही नहीं समझ आता, इतना आप समझ आइए। इसी के साथ हमारा जो न्यू क्वेश्चंस वगैरह है वो 1 साल के एंड का वो सारा हमारा कवर हो जाता है। तो इसको ज़रूर एक बार देख के जाइए, और आपके जो भी दोस्त अगर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे, एक बार इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए, सबको बेनिफिट हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए, रिवीजन करते रहिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। आगे की जो वीडियो होगी वो कुछ एम्बिगिटी वाले क्वेश्चंस होगी, उसको भी हम कंसीडर करेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, दो दो सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें किस तरीके से फेस करें, जो इस बार आपने एग्जामिनेशन में फेस किया, देखा आपने इंटरेस्टेड कॉलर के सारे बच्चे का सॉल्यूशन सही होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया, तो वो सिचुएशन हमारा 55 to 60 क्वेश्चन के अंदर है, उसको कैसे फेस करें उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस अटेम्प्ट के अंदर ही, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।